हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे फाइनल एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स में आपको इस चैनल के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। तो लास्ट लेक्चर मेरा पॉलिनोमियल चैप्टर पे था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि पॉलिनोमियल के अब लास्ट स्टेज पे कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। तो अगर पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है माइंड में तो लास्ट लेक्चर देख लो, पॉलिनोमियल की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज हम पॉलिनोमियल का जो बड़ा भाई है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़ी बहन भी बोल सकते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आज हम बात करेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों क्वेश्चंस पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है आपको रिवाइज करवा देगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए सर क्वाड्रेटिक और एक्स्ट्रा कहाँ से पढ़े, तो हमेशा मैं आपको यही बताता हूं कि लास्ट स्टेज पे, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को परफेक्ट करना है। अगर ये परफेक्ट है तो समझो आपकी बात बन गई, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो स्पेशल एमसीक्यूज हैं उनको तो 100% आप करें, क्योंकि अगर आप 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट कर रहे हैं अपने फाइनल मैथ्स में, तो भाई अगर कोई सेक्शन 80 आउट ऑफ 80 लाने से आपको रोकेगी और वो एमसीक्यू है। सेक्शन ए, ये हमने प्री बोर्ड में देखा, प्री बोर्ड 1 हमने बच्चों का लिया, प्री बोर्ड 2 लिया, तो उसमें हमने देखा कहीं ना कहीं मतलब एक एमसीक्यू चाहे गलत हो रहा है, बच्चे का गलत हो रहा है, जो उन बच्चों का जो 80 आउट ऑफ 80 ले सकते। इसलिए भाई सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको खूब करनी है। मैं भी एमसीक्यूज आपको भी करवाऊंगा, बट पहले मैं आपको हर एक चैप्टर के बारे में बता रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को एकदम परफेक्ट करें। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको कहां मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और किस तरह से मिलेगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कैसे? जो सिलेबस से डिलीट हो चुका है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हो, वो मैंने यहां पे क्रॉस लगाकर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दे रहा हूं। आप प्रीवियस पॉलिनोमियल लीनियर जो भी चैप्टर्स मैंने करवा दिए उस सब की आपको टेलीग्राम चैनल पे चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहां से एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो लेकिन एनसीईआरटी मान के चल रहा हूं अभी तक आपकी परफेक्ट हो चुकी होगी। अगर एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है तो भाई इसको कर लो अच्छे से। इसमें भी अच्छी खासी वर्ड प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो एनसीईआरटी करो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2 करनी, ठीक है। अब देखो, ये आपका सिलेबस, ये सीबीएसई ने चैप्टर वाइज आपको पूरा वेटेज बता रखा है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नंबर सिस्टम मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, 6 मार्क्स का है। कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कहां से करने हैं, सब आपको बता दिया। अभी मैं अलजेब्रा करवा रहा हूं। अलजेब्रा के अंदर आपके 4 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। एक आपका पॉलिनोमियल हो गया, एक क्वाड्रेटिक हो गया, एपी और लीनियर हो गया। तो पॉलिनोमियल बता दिया आपको, क्वाड्रेटिक की आज बारी, ठीक है। तो 20 मार्क्स का आपका अलजेब्रा है। उसके बाद कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, ट्रिग्नो, ये सब पेंडिंग है। मेंसुरेशन मैंने आपको करवा दिया है, 10 मार्क्स का मेंसुरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों 11 मार्क्स के, ठीक है। तो इतना मैंने करवा दिया। अभी हमारा ये वाला पोर्शन पेंडिंग है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करवा दिया, सॉरी भूल गया मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करवा दिया। रियल और कोऑर्डिनेट मैंने आपको एक साथ करवाया था। तो अभी हमारा जो मेन है, मेजर जो है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ। तो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत जल्दी मैं आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि अलजेब्रा में कुछ ज़्यादा लेंथी चैप्टर्स ये नहीं हैं, बड़े छोटे छोटे हैं। आज समझो क्वाड्रेटिक आपका खत्म हो गया, जो मैं आपको इसमें बता रहा हूं, बस उन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी, ठीक है। देखो मेरे बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे कौन से टॉपिक या क्वेश्चंस हैं जो हमें अच्छे से करने। सबसे फर्स्ट जो प्रेफरेंस मैं आपको दूंगा दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। एनसीईआरटी में जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, इनको नहीं छोड़ना। वर्ड प्रॉब्लम 99% देखा गया क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम आती ही आती है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी। सेकंड आपने क्वेश्चन करना है नेचर ऑफ रूट्स, यानी आपको रूट्स की कंडीशन दी होती है। रूट्स आर रियल, अनइक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल रूट्स, ऐसी कोई कंडीशन दी होती है और आपको के, लैम्डा, पी ऐसे नंबर फाइंड करने होते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। एनसीईआरटी में बहुत कम है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने चाहिए। जो मेरे
टेलीग्राम चैनल पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं दे रहा हूँ, उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर वो भी कम आपको पढ़ते हैं तो भाई ये ऑलरेडी मैंने क्वालिटी के क्वेश्चन चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एकदम डिटेल में। उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, के की वैल्यू फाइंड करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बस आप क्लिक करें और सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 टॉपिक ये हो गया आपके वर्ड प्रॉब्लम, नेचर ऑफ रूट्स। तीसरा आपके पास आ गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें क्या है, सिंपल क्वेश्चन है वो तो आप कर लेते हो, लेकिन उसमें ना अननोन नंबर्स डाल देते हैं, लाइक ए, पी या क्यू, ऐसे नंबर्स डाल देते हैं, फिर बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आज रखे हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी है, के का वैल्यू भी निकालेंगे और मिडिल टर्म को भी स्प्लिट करेंगे अननोन नंबर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस करने से आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम रिवाइज हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देख सकते हो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैंने बना रखी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस मेरे बच्चे। ये सब सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। यू कैन रीड व्हाट इज द कंडीशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, फाइंड के इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगेन फेमस क्वेश्चन है, आता ही आता है एग्जाम में, 99% एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। फाइंड के रूट्स आर रियल एंड इक्वल, नॉट रियल, है ना, ये सब पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, रूट्स के बारे में। अब आप बताओ मेरे को, रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब होते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की सारी कंडीशंस हमें याद होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो आप एग्जाम में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप कंपेयर कर लेंगे और आप बताएंगे सर ए है हमारा ये और बी है k+1 और सी है हमारा 1। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, कि जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तब क्या होता है, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है जिसका वैल्यू b² - 4ac ये 0 के इक्वल होता है। बस यहां से k का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है कई बार, तो उसका मिडिल टर्म ब्रेक करके उसको आप सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज b? k+1 -4, a आपका ये आ गया, c आपका 1 आ गया, इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। कई बार क्या होता है, जैसे k+1 यहाँ k+4 बना, कई बार सेम फैक्टर होता है तो वो कॉमन ले लिया करो, वहां से k की वैल्यू एक वैसे ही निकल जाती है और बाकी वाला पार्ट भी इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो पूरा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो k+1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a² b² 2ab, उसके बाद -k -16 हो जाएगा, -4k -16 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करो, ये आ गया k², 2k -4k, ये हो गया टोटल आपका -2k, k² -2k 16 और ये 1, यहां बचा 50। दैट्स ऑल। आई होप क्वाड्रेटिक बन गई। तो ये जो क्वाड्रेटिक बनी है फर्दर आप इसको सॉल्व करें। कई बार हो सकता है मिडिल टर्म भी ब्रेक ना हो रही हो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वैसे देखते हैं इसका मिडिल टर्म 2 को ब्रेक करना है, 15 चाहिए, तो 5 3 से कितना होता है 15 होता है, तो 5 3 में ये ब्रेक हो रही है। k² -5k + 2k -15। आई होप आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना आती है। k कॉमन, पीछे बचा k -5 + 2 कॉमन, 5 और 3 में ये 3 कॉमन, 3 कॉमन, k -5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया k -5 एंड k + 3 इक्वल टू 0। तो इधर k -5 इक्वल टू 0 और k + 3 इक्वल टू 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ k? इट इज 5 एंड इट इज -3। कई बार क्या होता है, ये k की जो 2 वैल्यूज आई हैं, एक को रिजेक्ट करना पड़ता है। वो क्यों रिजेक्ट करना पड़ता है? कई बार क्या होता है, k की वैल्यू अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहती, ऐसी वैल्यूज को रिजेक्ट करना है। तो फिलहाल हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो 5 और -3 है, 5 और -3। तो 5 और -3 इसको कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि x² को ज़्यादा हम देखना होता है आपको। 5 पुट करें, जब -3 पुट करें तो x² को कुछ नहीं हो रहा, कई बार ये 0 हो जाता है, तो उस वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना होता है जो x² को 0 बना दे, उसके कोएफिशिएंट को 0 बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वैलिड वैल्यूज हैं। दूसरा, आप इसको चेक कर सकते हैं इन वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके,
कि 0 ही होना चाहिए, क्योंकि आप रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए निकाल रहे हो, क्योंकि यहीं से निकाला तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। मोस्टली आपको क्वालिटी को ही देखना होता है, ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। और कोई भी बुक है आपके पास, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या कोई और है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करें, जहां आपको के, लैम्डा, पी, क्यू फाइंड करना और रूट्स की कंडीशन दे रखी होती है। ओके डियर, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप इसमें लगा नहीं सकते, मिडिल टर्म ही ब्रेक करनी। अब देखो यहां पर ए आ गया अननोन, ए अननोन नंबर आ गया। बेसिक अगर यहां कोई नंबर होता ना 5, 2 लाइक कुछ, तो मिडिल टर्म आप ब्रेक कर लेते हो। जैसे अभी अभी हमने ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, यहां -15 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ आ गए। लेकिन जब यहां पे इस तरह से अननोन क्वांटिटीज आ जाती हैं, फिर हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये भी बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ट्रिक समझना है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मोस्टली इन क्वेश्चंस में क्या होता है, ये यहां पे जो टर्म दे रखी होती है, ये सी का पूरा वैल्यू सी है, ये पूरा, इसको आप फैक्टराइज करें, ठीक है। इसको फैक्टराइज करें, फिर आपको आइडिया मिलेगा कि इस 4 को कैसे ब्रेक करना है। ऐसे आप 4 को ब्रेक करेंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा यार 1 और इसको मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि आपका मिडिल टर्म का रूल तो पता ही है, इसका कोफिशिएंट और सी का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 4 को जिसमें आप ब्रेक करोगे। तो इसको अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, यानी इसको फैक्टराइज कर देते हैं, इसके फैक्टर बना देते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं 4 को कैसे ब्रेक कर रहा हूं। सिंपल। तो ट्रिक इतने ही, पहले इसको ब्रेक करो, फिर और लॉजिक क्या लगाना है वो समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, x² प्लस 4x माइनस, चलो इसको ब्रेक करते हैं। 2 को ब्रेक करना है और प्रोडक्ट चाहिए -3, तो भाई ये ब्रेक हो रहा है आपका +3a और -a में, ठीक है। अब मैंने कई बार ये क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, तो एक बार मैं चेक कर रहा था, तो बच्चे ने क्या किया, ये जो है ना a, मतलब जो c है, इसी को अलग से 0 के बराबर ले लिया, और फिर a का वैल्यू निकला, और वो a का वैल्यू जो भी आया वो पता नहीं इसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल दी। ऐसा नहीं करना है भाई। ये c है, c को वैसे ही 0 के बराबर थोड़े ना हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर रूल यही है कि पहले आप इसके फैक्टर बनाओ, a कॉमन, a + 3, ठीक है, -1 कॉमन, a + 3 = 0, x² + 4x माइनस a + 3 एंड a - 3। तो भाई ये हमने c को ब्रेक कर दिया। अब यहां से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि इस 4 को मुझे कैसे ब्रेक करना है। 4 को इस तरह से ब्रेक करना है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ये आना चाहिए, क्योंकि यहां तो 1 ही है, तो ये प्रोडक्ट आना चाहिए, a + 3 और a - 1 आना चाहिए। 4 को इस तरह से ब्रेक करना है। अब देखो 4 के पास तो a है ही नहीं, a तो खुद ही प्लस और माइनस यहां 4 में एडजस्ट करना है। होता क्या है इस क्वेश्चन में, बेसिकली फैक्टर क्यों बनाएंगे भाई, ये जो 2 फैक्टर है ना, बेसिकली इन्हीं में इनको ब्रेक करना है 4 को। a + 3 और a - 1 में ही ब्रेक होगा 4। देखो 3 है, 1 है, 4, अपने आप वो सेटिंग हो जाती है। तो 3 और 1 4 ही होता है, प्लस माइनस की एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। देखो आपको क्या करना होता है, इन्हीं दोनों फैक्टर्स को लिखना होता है। देखो मैंने यहाँ a + 3 लिखा और a - 1 लिखा, ठीक है। इस फैक्टर को साइड में लिखेंगे, ठीक है। c अपनी जगह है, x² अपनी जगह, हम b पे काम कर रहे हैं जो कि 4 है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 4 को मैंने ब्रेक कर दिया। सर किस में ब्रेक किया, अरे भाई जो 2 फैक्टर बनाए उन्हीं में ब्रेक होता है। तो मैंने ब्रेक कर दिया a + 3 और a - अब उस बगल में x लगाना होता है, x क्योंकि x वाली टर्म है, लगा दिया x। अरे भाई जैसे 5x है, इसको आप ब्रेक कर रहे हो, 3x और 2x, तो पहले मैंने 3 2 लिखा, बाद में x साथ में लगा दिया, बस ऐसे ही कर रहा हूं। अब यहां पर थोड़ा सा प्लस माइनस की एडजस्टमेंट करना है, कौन सी टर्म प्लस आएगी, कौन सी टर्म माइनस आएगी, इस तरह से कि टोटल सिंप्लीफिकेशन इन दोनों टर्म्स की 4 ही बनी रहनी चाहिए। तो मैं यहां देख रहा हूं ax और ax, ये कटना भी चाहिए, a वाली टर्म कटनी चाहिए, मुझे यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना -ax आएगा, ये जब x अंदर मल्टीप्लाई होगा यहां पर भी ax आएगा, तो वो कट जाएगा, -ax + ax। यहां पर आएगा +3x और यहां पे आएगा +1x, तो 3x और 1x 4x। तो भाई मिडिल टर्म ब्रेक हो चुका है।
इस टाइप के क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं 5 to 6 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो। मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व कर रखे हैं, वीडियो लेक्चर में आप देखना, ठीक है। नहीं तो आपके पास कोई बुक होगी, वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन उठाना। मिडिल टर्म ब्रेक का आगे रूल क्या है? फर्स्ट टू में कुछ कॉमन है, जैसे यहाँ पे x कॉमन है तो आ गया x प्लस a प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे सेम फैक्टर आता है। और थर्ड टर्म में क्या कॉमन? माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कर लीजिए इसको, x माइनस a माइनस 1 और दूसरा x प्लस a प्लस 3, ठीक है। तो ये दो फैक्टर बन गए, तो इधर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई a माइनस 1 और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ a प्लस 3। दैट्स ऑल। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर मेन प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम में देखो कौन सी प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट की है, टाइम स्पीड वाली। बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आती है। ऐसे समझाऊंगा आपको याद ही हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। चाहे कोई भी टाइम स्पीड वाली वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, आराम से कर लोगे आप। ध्यान से समझना है जो मैं चीजें समझाऊंगा इसमें, फिर जाके समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अच्छा, स्पीड टाइम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें दो तरह की स्पीड्स होती है मोस्टली, 99.9%। अगर मैं मानो ट्रेन की बात करूं तो एक पैसेंजर ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन, तो दो तरह की स्पीड्स होगी ना। एक पैसेंजर ट्रेन वो स्लो चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट चलती है। दो तरह की स्पीड सब दिख रही है यहाँ पर, यानी एक स्पीड कम है, एक स्पीड ज्यादा है। मोस्टली 99.9% यही हो रहा होता है। कई बार एक ही ट्रेन होती है तो वो पहले स्पीड उसकी यूनिफॉर्म होती है, फिर कई बार बढ़ा देते हैं, कई बार कम कर देते हैं। दो तरह की स्पीड होगी ना, एक यूनिफॉर्म और एक न्यू स्पीड। यहां भी कुछ क्वेश्चन ऐसा ही, यहां स्कूटर की बात कर रहा है तो स्कूटर हो सकता है पहले स्लो चल रहा हो बाद में फास्ट हो गया, या पहले फास्ट चल रहा है बाद में स्लो हो गया। बस ऐसी यहां पे एक कहानी है छोटी सी। तो क्या समझना है, स्पीड दो तरह की होती है, वो दो तरह की स्पीड आपको यहां पे बनानी होती है, लेट करनी होती है। और टाइम कुछ यहां पे गिवन होता है, और फॉर्मूला तो हमें आता है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम या टाइम का बना लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझो मैं कैसे ये क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। पढ़ते हैं पहले। द टाइम टेकन बाय अ मैन टू कवर 300 किलोमीटर ऑन ए स्कूटर वाज 3/2 hours more than the time taken by him during the return journey। भाई एक स्कूटर वाला बंदा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, वैसे तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। कह रहे 300 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करता है। जब वो जा रहा होता है, गोइंग टाइम, जब वो जा रहा होता है उस टाइम पे टाइम उसको ज्यादा लगता है। कितना ज्यादा? 3/2 hours मोर। 3/2 hours का मतलब हो गया 1.5 hours, यानी 1.5 घंटा। 1.5 घंटा टाइम उसको ज्यादा लगता है देन द टाइम टेकन बाय हिम ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। जब वो वापिस आ रहा होता है तब टाइम उसको कम लगता है, और जब जा रहा होता है तब टाइम उसको ज्यादा लगता है। जब वापिस आता है टाइम कम लगता है, स्पीड बढ़ा ली होगी उसने। इफ द स्पीड इन रिटर्निंग टू 10 km/h मोर देन द स्पीड इज इन गोइंग। आ गई ना वही बात कि जब वो वापिस आता है, घर आने की उसको जल्दी होती होगी, स्पीड बढ़ा देता है। कितनी? 10 km/h। तो हो गई ना दो तरह की स्पीड, एक गोइंग जाने की स्पीड, उसको हम एक्सलेट कर लेंगे, फिर वापिस आने की स्पीड वो x+10 हो जाएगी। दो तरह की स्पीड। डिस्टेंस यहां पे फिक्स है, 300 किलोमीटर जाने का, 300 किलोमीटर आने का। पीछे क्या बचा? टाइम हम फाइंड करेंगे और इस 3/2 के साथ उसको मैनेज कर लेंगे। ध्यान से समझना मैं सोल्यूशन कैसे यहां पे इसका लिख रहा हूं। मेरे बच्चे, सबसे पहले लेट स्पीड इन गोइंग, थोड़ी आप सजावट कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। लेट द स्पीड, ऐसे लिखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द स्कूटर ड्यूरिंग गोइंग। अगर आप इतना भी लिखते हैं तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। मैथ्स में इस चीजों के मार्क्स नहीं कटते, बट प्रेजेंटेशन बेटर होनी चाहिए हमारी। स्पीड इन गोइंग, ड्यूरिंग गोइंग, वाइल गोइंग, x किलोमीटर
per hour. Therefore, speed in returning, जब वापस आएंगे तो कितनी हो जाएगी, x + 10। देखो यही स्पीड कई बार कम बोल देगा तो आपको माइनस कर देना है, कई बार ज़्यादा बोलेगा तो प्लस कर देना है। यहाँ पे स्पीड उसने बढ़ा दी थी तो इसलिए +10 कर दी एक्चुअल उसकी गोइंग की स्पीड में। हो गई ना दो तरह की स्पीड। ये दो लाइन आपको 99.9% लिखनी ही होती हैं, स्पीड, न्यू स्पीड। और तीसरी लाइन आपकी डिस्टेंस, ये भी लिखना होता है, डिस्टेंस ऑलवेज गिवन 300 किलोमीटर। 99.9%। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ और मैनेज करना पड़ता है, बट वो रेयरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर। देखो स्पीड आ गया, डिस्टेंस आ गया, अब क्या करना, टाइम। दो लाइन आपको टाइम की लिखनी है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। टाइम टेकन ड्यूरिंग गोइंग, जब वो जा रहा था उसको कितना समय लगा, तो भैया फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का क्या फॉर्मूला हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला यहां अप्लाई करना है। टाइम टेकन ड्यूरिंग गोइंग, जाते वक्त उसको कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस है 300 और स्पीड कितनी है जाते टाइम, x। आगे लिखना है आवर्स, ये टाइम है। फिर एक टाइम और निकालना है, टाइम टेकन वाइल रिटर्निंग, जब वापस आ रहा था उसको कितना टाइम लगा। सर डिस्टेंस तो उतना ही है, स्पीड बदल गई, स्पीड आ गई x + 10। अब यहां पे इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। ये 5 लाइन बच्चा याद भी कर लेता है कि सर समझ आ गया, आपने जैसे समझाया हम लिख लेंगे। आगे जो कंडीशन आपको लगानी होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 3/2 कहाँ मैनेज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें उल्टा कर दोगे सब गड़बड़ हो गया। जहां 5 नंबर आने वहां 1 नंबर ही देगा टीचर आपको। अब ध्यान से सुनो और समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे बस आपने एक चीज बतानी है, ये जो 2 टाइम मैंने फाइंड किए, इनमें ज्यादा टाइम कौन सा है, जाने का टाइम ज्यादा है या आने का टाइम ज्यादा है। टाइम की बात कर रहा हूं, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं। स्पीड तो आपको पता ही, बताओ कौन सा टाइम ज्यादा है। तो आपने ऐसे सोचना है, क्योंकि हर बार ये स्कूटर वाला क्वेश्चन होगा, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ट्रेन, एरोप्लेन, पता नहीं क्या क्या। आपने पता क्या सोचना है, जहां स्पीड कम है वहां टाइम ज्यादा है। तो इसमें सोचने वाली भी क्या बात है ये यूनिवर्सल ट्रूथ। जहां टाइम कम है वहां स्पीड ज्यादा है। ठीक है, समझे मेरी बात, क्या बोला मैंने, जहां टाइम कम है, अच्छा उल्टा बोल दिया, जहां स्पीड कम है वहां टाइम ज्यादा है। जहां स्पीड कम है, क्या बोला, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा है। ये क्यों बोल रहा हूं बार बार, सारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। बच्चा समझ नहीं पाता किस में से किसको माइनस करना है, कहां प्लस करना है। एक ही चीज याद रखनी, जहां स्पीड कम है वहां टाइम ज्यादा है। तो स्पीड कम कहां है, जाते वक्त के आते वक्त। सर जी जाते वक्त स्पीड कम है, आते वक्त स्पीड उसने बढ़ा दी थी। तो ये वाला टाइम 300/x आवर्स, ये वाला टाइम ज्यादा है क्योंकि यहां पे स्पीड कम है। तो आपको हमेशा क्या करना होता है, ज्यादा समय में से कम समय को माइनस करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, सर जी 300/x माइनस 300/x + 10। ये जो 300/x है ये जाने का समय है जो कि ज्यादा टाइम लग रहा है, और 300/x + 10 ये आने का समय है जो कम समय है, क्योंकि स्पीड बढ़ा दी तो समय कम लगेगा। इक्वल टू व्हाट, ये डिफरेंस कितना था, टाइम का डिफरेंस कितना था, देखो ना 3/2 आवर्स, 1.5 घंटे का डिफरेंस था। तो भाई इस एक्सप्रेशन को आपने 3/2 के इक्वल लेना। 99.9% क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। आपके एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, बड़े कम रेयर चांस है अलग क्वेश्चन आपको मिलेगा। आते समझ। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, जो 5 लाइन मैंने यहाँ पे लिखवाई हैं, और ये 6 वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो समझो स्पीड टाइम वाले सभी क्वेश्चन आप कर लोगे। इन्हीं में आपको प्रॉब्लम आती, बाकी क्वेश्चन मैनेज हो जाते। तो मेरे बच्चे आगे कुछ नहीं करना, बस इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना लेना। सबसे पहले तो ये नंबर ऊपर बहुत बड़ा, जैसे 300, इसको कॉमन ले लो। पीछे बचा ये छोटे छोटे नंबर, ठीक है, 3/2, और इसका एलसीएम ले लो,
एक्स, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10 इधर आ गया, माइनस एक्स, 3/2, 300 इधर आ गया, इसको कैंसिल किया, 100 आ गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गए, 10 बचा, नीचे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इधर बचा 1/200, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और इधर 200 मल्टीप्लाई हो गया 10 से, तो 2000 हो गया, 2000 ही हो गया, हाँ, और इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000। इसके बाद आपका काम है, वर्ड प्रॉब्लम में मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती है, अगर वो नहीं आती तो इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और x की वैल्यू को निकाल लो। आता समझ? आई होप इसके आगे आप कर लोगे। कॉन्सेप्ट आपको सीखना था कि कैसे स्पीड टाइम वाली हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही। क्वाड्रेटिक के 3 क्वेश्चन करने से आपका पूरा क्वाड्रेटिक चैप्टर रिवाइज हो गया। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मेरे टेलीग्राम चैनल से उसका पीडीएफ लेना है। वहां जिन क्वेश्चंस को मैंने क्रॉस किया होगा वो नहीं करने हैं, शायद वो आउट ऑफ सिलेबस आपको दिखेंगे, तो बाकी सभी क्वेश्चंस को आपने कर लेना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की भी हमारी बात बन गई, क्वाड्रेटिक भी हो गया, 9 मार्क्स इसके कंफर्म आपके। अब हमारा नेक्स्ट आपका लीनियर और एपी पे बात होगी, ठीक है। ये भी मैंने डिटेल में पढ़ा रखे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको लीनियर और एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।